नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटी की क्लास में हम कनाडा से संविधान से जो भारतीय संविधान में जो लक्षण लिए गए हैं और भी अन्य देश हैं जिनसे भारतीय संविधान में जो लक्षण समावित किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और संविधान में कुछ कमियां बताई गई हैं विशेषज्ञों के द्वारा, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी संविधान में 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए, दूसरे क्लास का आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ना आ पाया हो तो आप देख सकते हैं। अगर सर्च करेंगे आप DFAIS करके तो वहाँ क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो 2 क्लास हो चुकी हैं पॉलिटी में, तो आपको देख लेना है। और उसमें हमने MCQ की क्लास ली थी हिस्ट्री में, तो वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर लिया था। MCQ भी हमने कंप्लीट कर लिए थे उसमें, तो वो भी क्लास आप लोगों को देख लेना है। ठीक है। तो आज हम एक कनाडा से भारतीय संविधान में कौन कौन से लक्षण ग्रहण किए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। देखिए, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए लक्षण। ये देखिए, एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। तो ये सशक्त केंद्र है इसमें। देखिए, केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ। ठीक है। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्य के पास शक्तियों का बंटवारा, तो ये संघीय व्यवस्था हुई। तो यहाँ सशक्त केंद्र है। जबकि देखिए USA में क्या है कि राज्यों को अधिकार बराबर दिए गए। ठीक है। वहाँ राज्यों को बराबर अधिकार है, केंद्र अधिक सशक्त नहीं है। ठीक है। तो जी एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है। USA की जो संघीय व्यवस्था है वो आदर्श संघीय व्यवस्था है, जिसमें राज्यों को समान अधिकार दिए गए हैं और बराबर शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है। जबकि भारत में केंद्र को अधिक शक्तियाँ हैं। ठीक है। इसीलिए कहते हैं इसे सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है भारत में। ठीक है। दूसरी बात है शक्तियों का विभाजन तथा शेष शक्तियों को केंद्र को सौंपना। ये देखिए, शक्तियों का विभाजन और शेष शक्तियों को केंद्र को सौंपना। देखिए, मैंने बताया है आप लोगों को, शक्तियों का विभाजन किया गया है जिसमें 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, यहीं से हम क्लियर कर लेंगे कि सशक्त केंद्र सशक्त है ये संघीय व्यवस्था। देखिए, संघ सूची है, इस पर केंद्र को अधिकार है, संसद को या केंद्र को, संसद कहते हैं, संसद को अधिकार है कानून बनाने का। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन जब विरोधाभास होगा तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। तो 2 सूचियों पर केंद्र की शक्ति देख लिया आपने। इस राज्य सूची पर राज्य को अधिकार है, लेकिन कभी भी जब आपातकाल का समय होता है तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। इसीलिए देखना आप, संघ सूची पर पूर्णतः संघ को अधिकार है, समवर्ती सूची पर विरोधाभास की स्थिति में केंद्र को अधिकार ज़्यादा है, और राज्य सूची पर भी कभी कभार केंद्र कानून बना सकता है। और एक है समवर्ती सूची, वो अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची में इसमें संसद को अधिकार है, तो इसमें भी केंद्र आ गया। तो केंद्र को 3 जगह अधिकार मिल गए, संघ पर, समवर्ती सूची पर, अवशिष्ट शक्तियों पर। तो इन पर पूर्णतः अधिकार मिल गए। और ये राज्य सूची पर भी कभी कभार कानून बना सकता है आपातकाल के समय। ठीक है। तो ये हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये शक्तियों का विभाजन हो गया सूचियों के माध्यम से, और शक्तियों को केंद्र को सौंपना। शेष शक्तियों का मतलब है अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है। शेष शक्तियाँ केंद्र को सौंप देंगे, अवशिष्ट शक्तियाँ तो ये कहेंगे शेष शक्तियों को केंद्र को सौंप दिया गया है। ये सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था है, जिसमें देखा आपने केंद्र कितना सशक्त है, उसे संघ सूची पर, समवर्ती सूची पर, अवशिष्ट शक्तियों पर अधिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है। तो जी देखिए, तीसरा क्या कहा है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति होगी केंद्र के माध्यम से। ठीक है। राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, आप लोगों ने देखा है, राज्यपाल को केंद्र सरकार नियुक्त करती है। ठीक है। राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता, जबकि आपने देखा है मुख्यमंत्री का और ये अन्य जो नेतागण हैं उनका चुनाव होता है, राज्यपाल का कोई नहीं चुनाव होता, और ये केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है। और ये चौथी बात कही गई, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्तियाँ। तो सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श संबंधी शक्ति है, जिसमें राष्ट्रपति यदि परामर्श मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देता है। ठीक है। देखिए, आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से लक्षण ग्रहण किए गए हैं इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये भाग 4 में अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है, वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। तो ये याद रखना है, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी आयरलैंड से लिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे, ठीक है। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं चुनाव, ठीक है। तो ये व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, ये व्यवस्था आयरलैंड से ली है, ठीक है, ये याद रखें। उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान, तो जो उच्च सदन मतलब, देखिए उच्च सदन मतलब राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि में निपुण होते हैं उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है उच्च सदन में 12 सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी, ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आपातकालीन उपमंत्र, ये जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है। देखिए आपातकालीन उपमंत्र यहाँ ये 1935 से लिए गए हैं आपातकालीन उपमंत्र। मूल अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से लिया है, ठीक है। जी 1935 से लिए गए, लेकिन मूल अधिकारों का निलंबन ये जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के समय जो भी मूल अधिकार निलंबित होते हैं वो जर्मनी से लिया गया, ये याद रखेंगे, ठीक है। जी ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधान। देखिए संवर्ती सूची मैंने बताई थी आपको, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या प्रावधान लिया गया, संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। तो संविधान संशोधन कैसे होता है, 3 तरीकों से होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं राज्य की विधानसभा के सदस्य, तो ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। फ्रांस से क्या, गणराज्य व्यवस्था, जिसमें राज्य का प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, मतलब वंशानुगत व्यवस्था नहीं, जबकि ब्रिटेन में देखिए राजतंत्र है, जापान में यहाँ गणतंत्र है। गणतंत्र राजतंत्र में देखेंगे, गणतंत्र है तो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जनता का प्रतिनिधि है। और जबकि ये देखेंगे अब राजतंत्र में वहाँ वंशानुगत व्यवस्था है, जी ब्रिटेन में व्यवस्था है राजतंत्र की, तो ये वंशानुगत व्यवस्था है, ठीक है, वहाँ जी याद रखें। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व संबंधी आदर्श, तो ये हमारे प्रस्तावनाओं सम्मिलित किए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संबंधी आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से, ठीक है। अब पूर्व सोवियत संघ, रूस, तो जब 1991 से पहले जब विघटन नहीं हुआ था पूर्व सोवियत संघ, तो इसे पूर्व सोवियत संघ कहा जाता है। 1991 के बाद इसका विघटन हुआ तो रूस एक बड़ा देश निकल करके आया, ठीक है। तो ये इससे क्या क्या चीज़ें ग्रहण की गई हैं संविधान में, ये देखिए मौलिक कर्तव्य, न्याय संबंधी आदर्शों को प्रस्तावनाओं सम्मिलित करना, जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय के आदर्श हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से, ठीक है। आदर्श कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य लिए गए, ठीक है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ से क्या व्यवस्था ली गई है, संघीय व्यवस्था ली गई है, ठीक है। राज्यपाल का पद लिया गया है और संघीय न्यायपालिका की शक्तियाँ दी गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी शक्तियाँ यहीं से हैं, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ये देखिए फैक्ट थे, ये सब वनडे एग्जाम के लिए और प्रीलिम्स के लिए थे। ये देखिए मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है, क्या संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था थी। तो इसमें देखिए कहा गया है, इसमें कमियां बताई गई हैं, जबकि जब हम आंसर लिखेंगे तो ये सिद्ध नहीं करेंगे कि एक ये संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था थी। तो इसमें हमें पॉजिटिव लिखना होगा, इसमें समालोचना पूछी जाएगी, याद रखेंगे समालोचना। तो इसका मतलब है इसमें कुछ बातें कमियां की बताएंगे 30% और 70% बातें हम पॉजिटिव लिखेंगे, तो हम सिद्ध कर देंगे संविधान सभा एक प्रभु संपन्न संस्था थी, ठीक है। तो इसमें क्या कमियां बताई गई हैं इसमें, देखिए इसमें कहा गया है भारत की संविधान सभा एक प्रभु सत्ता संपन्न संस्था नहीं थी। इसमें थोड़ी आलोचना की गई है
तो हमें 30% जो लिखना है आलोचना, तो उसके लिए ये मटेरियल है कि हम क्या क्या कमियां निकाल सकते हैं इसमें, ये बताया गया है। क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। कैबिनेट मिशन आया था 1940 में, उसके तहत संविधान सभा की स्थापना की गई। ठीक है। कुछ समय पश्चात ही सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रभुता संपन्न होने का दावा किया। इसे भंग करने का अधिकार केवल उसी को प्राप्त है। इस संबंध में संविधान सभा को अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव को पारित करना होगा। परंतु 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किए जाने के पश्चात संविधान सभा ने पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था का रूप धारण कर लिया। तो ये देखिए, कैबिनेट इसलिए आलोचना की गई है, कैबिनेट प्रारंभ में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था और इसे अधिकार थे या ब्रिटेन को अधिकार थे। जबकि जब भारत सरकार अधिनियम 1947 पारित कर लिया गया तो संप्रभु संस्था बन गई संविधान सभा हमारी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये पॉइंट पॉजिटिव यहाँ से मिल गया कि हाँ ठीक है कि जब कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर चयन किया गया था संविधान सभा का, तब उसमें संप्रभुता के लक्षण कम थे। लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो पारित कर दिया गया, उसके बाद ये पूर्णतः संप्रभु संस्था बन गई थी। तो ये पॉजिटिव मिल गया, एक नेगेटिव मिल गया। और नेगेटिव देखिए, संविधान सभा की कमियां भी देख लेते हैं हम। ये देखिए संविधान सभा में अनेक कमियां थी, उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया, अतः इसे सही मायने में प्रतिनिधि संस्था नहीं माना जा सकता। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, जबकि जो सदस्य थे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्यों के सदस्य थे, विधानमंडल जहाँ ब्रिटिश सत्ता थी वहाँ विधानमंडल के, और जहाँ रियासतें थीं वहाँ राजाओं ने सदस्य अपने प्रतिनिधि पहुँचाए थे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से थी व्यवस्था। वयस्क मताधिकार नहीं था। वयस्क मताधिकार का मतलब है 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी नागरिक मत दे सके, तो ये व्यवस्था नहीं थी। तो ये आलोचना की गई, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी, ये कमियां बताई गई। ठीक है। इसका गठन ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत किया गया, अतः प्रभु सत्ता संपन्न संस्था नहीं थी। तो मैंने बताया ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम एक कैबिनेट मिशन के आधार पर 1940 में इसका गठन किया गया था, और जो अधिनियम पारित किया था ब्रिटिश सरकार का था, है। तो इसीलिए इसे प्रभु सत्ता नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये कमियां याद रखेंगे। ठीक है। और देखिए, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करने में अत्यधिक समय लगाया, तो ये कुछ कमियां बताई गई हैं कि समय अधिक लगा था। देखिए, करीब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये समय बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए कमी बताई जाती है। और संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो कांग्रेस के सदस्य अधिक थे। संविधान सभा वकीलों की बहुतायत थी, अतः उनके द्वारा संविधान कानूनी भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया गया। संविधान सभा मुख्यतः हिंदू सदस्यों के बाहुल्य वाली संस्था थी। तो ये कुछ आलोचना की गई है। जबकि उत्तर लिखेंगे आप संप्रभु संस्था में, या अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या संविधान सभा में सभी सदस्यों को समावेश किया गया था, तो आप देखिए यहाँ आप पढ़ेंगे आगे चल के, तो यहाँ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया था। ठीक है, और सभी वर्गों का, और इसमें देखिए सभी जो जाति धर्म आदि से संबंधित लोग थे, सभी को समाहित किया गया था। तो ये नहीं कह सकते हैं आप कि किसी एक वर्ग का प्रभुत्व था यहाँ। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध कर देना है। ये पॉइंट हम जब सीमा पूछी जाए तब लिखेंगे इसमें। ठीक है, और जब उसमें समालोचना पूछी जाए तो याद रखेंगे वहाँ 30% आलोचना करना है, उसमें कमियां लिख सकते हैं, और 70% यहाँ देखिए ये लिखना है कि ये अधिनियम पारित होने के बाद संप्रभु संस्था बन गई, और ये बता देना है कि सभी वर्गों और जाति धर्मों का समावेश संविधान में किया गया था। ठीक है, सभी विचार विमर्श किए गए, उसके बाद कोई निर्णय लिया गया था। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये संविधान की कुछ बातें कंप्लीट हुई। अब इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और हिंदी व्याकरण की और हिस्ट्री की क्लास भी आप लोगों को देखते रहना है। ठीक है, धन्यवाद।